नमस्कार दोस्तों, हर वक्त आप देखते होंगे आपका देसी चैनल में हम कुछ ना कुछ नया अनोखा और अजूबा लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करें और उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दें। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी सूचना, एक ऐसी न्यूज़ हम लोगों के साथ शेयर हुई जिसे हम सब ने पढ़ा तो हमें लगा कि इस विषय को हम सबको किसी भी माध्यम से अपने चैनल पर इस बात को उठाना चाहिए। ये बात हो सकता है कि आपके ज़िले के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, मगर आज हम लोगों ने अगर अपनी आंखें मूंद ली, अगर आज इस बात से हमने अपने आप को काट लिया या हटा लिया, तो हो सकता है वो जो आज उनके साथ हो रहा है वो कभी आपके साथ भी हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है, तो मेरे पास, मेरे हाथ में एक न्यूज़ कटिंग है जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। शायद आप लोग इसे उल्टा देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, जिससे आपको समझ में आए कि अक्सर आखिर बात क्या है। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर का समाचार पत्र है और करीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ का है। ये 3 तारीख का न्यूज़ है, ये 3 तारीख की न्यूज़, जिसमें बताया जा रहा है कि बक्सवा के जंगल में है 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे और इसके लिए 2.15 लाख पेड़ काट कर निकालेंगे। तो दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ यही है, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं या इस लाइव सेशन को बाद में देखेंगे, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि आज के दिन जब हम कोरोना काल से कितनी तरह से हम सब प्रभावित हैं, आप सबको पता है कि किस समय से हम गुजर रहे हैं, और हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है, ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस समय पर भी अगर ये हो जहाँ पर 2.15 लाख पेड़ों को काटना पड़े कुछ कैरेट हीरे निकालने के लिए, तो मेरा सवाल यही है कि ऑक्सीजन या जेम, ये टॉपिक का नाम हम लोगों ने दिया है। और इस विषय पर बात करने के लिए ख़ास तौर से 2 महत्वपूर्ण लोग, आदरणीय, रिस्पेक्टेड, हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। एक हैं जिनका मैं नाम बोलना चाहूँगा, महाअजय आनंद प्रताप सिंह राजपूत, जो नॉट फिट प्रोडक्शंस के ओनर हैं। मुंबई में ये अपना काम करते हैं और इन्होंने कुछ मूवीज़ की है एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, और रिसेंटली ये अभी बक्सवा फॉरेस्ट के साथ जुड़ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इनका ऐसा क्या है कि मुंबई से वो बक्सवा का ये फॉरेस्ट का ये जो केस हो रहा उसमें जुड़ गए हैं ये। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वहीं से हैं, मुंबई इनका कर्म स्थान है, मगर रहते वो इसी जिला में हैं, इसी जगह पर हैं। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव जी तिवारी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं बिहार से और ग्राम उदय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे हम, और डेफिनेटली वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ में, और इनसे कुछ सवाल, कुछ जवाब करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे ताकि हमें पता चले। नमस्कार। जय भवानी। जय भवानी। नमस्कार 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 संजीव जी। नमस्कार आनंद जी। वैसे हाँ, पहले तो आनंद जी, मैं आपका नाम काफी रोमांचक है, महाअजय आनंद प्रताप सिंह राजपूत, तो क्या मैं आपको अजय भाई के नाम से कह सकता हूँ, संबोधन कर सकता हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी और संजीव जी।
बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका देसी थैंक चैनल। यू, आप लोगों ने समय निकाला। और ये मैं दर्शकों को दिखा रहा था जो न्यूज़पेपर कटिंग जो मेरे पास थी। आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोग इसमें पूरी तरह से अभी बहुत ही ज़्यादा इसमें अग्रसर हो चुके हैं, इसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, अजय भाई से मैं बात करना चाहूँगा, अजय जी से, कि आपकी तो ये फील्ड है नहीं बेसिकली। आप आपका प्रोडक्शन, आपकी कंपनी है मुंबई में और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने कुछ आपके कुछ शॉर्ट फिल्म भी देखी है, कुछ म्यूजिक वीडियोस भी आपके देखे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अचानक ये आप फिल्म इंडस्ट्री के से होकर आप यहाँ पर, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस इशू, एज दिस इज नॉट योर वर्किंग फील्ड। आप तो इस फील्ड से हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। देखिए अनुराग जी, क्या होता है कि एक होती है आपकी कर्म भूमि और दूसरी होती है आपकी एक जन्मभूमि। रिक्वायरमेंट क्या है कि वो काम जहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आपको काम करने के लिए एक जीवन की आवश्यकता पड़ती है। जिंदगी होना चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे। सही बात है। ये टॉपिक जब इसके बारे में पता चला, बहुत वाइडली इसके बारे में इसका विरोध होने लगा, तब हमारी टीम के द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की ही बात है। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। तब मैं एक दिन बैठ के ही सोच रहा था, पहले मैंने इसी प्रकार से सोचा कि अब जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे जाके। हालांकि उद्देश्य तो फिर यही था कि अपने क्षेत्र में ही हमेशा जो भी करना है वही करना है। तो वहां हमने सोचा कि अगर ऑक्सीजन की क्राइसिस जो अभी कोरोना सेशन के दौरान हुई है, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारामारी करना पड़ रहा है, तो अगर इतने खतरनाक बीमारी आने के बाद, ऐसे क्राइसिस के बाद भी लोग इतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी, हर एक उस शिक्षित व्यक्ति के, जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें उस क्षेत्र में जाके जो लोग इसके बारे में नहीं जागरूक हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जागरूकता फैलाएं। यहाँ पे हमारा सर्वप्रथम कार्य यही हो जाता है, लोगों को जागरूकता फैलाना, उनको जागरूक करना कि किस चीज की प्रायोरिटीज कितनी है, किसको कब कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। नो डाउट कि काम में बहुत सारे नुकसान होंगे। ऑलरेडी जो चीजें मूवीज या फिर शॉर्ट फिल्म्स प्लान आउट थी, वीडियो एल्बम प्लान आउट थे, उसमें बहुत सारी देर हो जाएगी, हम समझते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आवश्यकता सर्वप्रथम इसको देखना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये चीज, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप जैसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी जो सोच है कि लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए, वो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग तरीके से आएगी। और आप जैसे लोग कम होते हैं कि अपना निजी काम छोड़कर और सोसाइटी के बारे में इतना सोच रहे हैं। जी जी जी। देखिए क्या होता है अनुराग जी, मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, उसका दो चीजें होती है, ये चीजें निजी नहीं है। मान लो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अपने पैसे खुद के लिए कमा रहे हैं, वो कभी भी निजी उस आधार पे हो सकते हैं कि आपकी सोच क्या है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो खुद के लिए कमाना चाहते हैं, किसकी प्रायोरिटीज है। मेरी प्रायोरिटीज कभी पैसा कमाना नहीं रही। मैंने अपने जो भी काम किए हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस में, उसमें भी कंप्लीट चैरिटी बेस पे है। जो भी काम मैंने किए हैं, मेरी प्रायोरिटीज में टॉप मोस्ट लिस्ट पे कभी पैसा या मनी नहीं रहा है, ना ही फेम रहा। क्योंकि पैसा क्या है कि बेसिक जरूरत है, हर एक व्यक्ति की होगी, आपकी, हमारी दुनिया में हर एक व्यक्ति की होगी। लेकिन उनसे भी ऊपर मैंने कुछ चीजों को रखा है, समाज के, देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को। तो वहां जिस प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों ने अभी किया है कोरोना क्राइसिस के दौरान, उसने जिस प्रकार से लोगों को, मतलब कहेंगे, झंझोड़ कर रख दिया, सच्चाई को सामने लाकर। हेल्थ सेक्टर में हमारे देश की हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं, ये चीज बहुत अच्छे से लोगों को आईना दिखा गई, समझ में आ गई है। सही बात है। अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जैसे इतने बड़े देश में अगर सब जलाने के लिए, डेड बॉडीज जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। सही बात है जी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा संजीव जी से। संजीव जी, आपके हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा कि वनों का महत्व क्या है? जो आप ये वन ना कटे, ये पेड़ ना कटे, उसके लिए इतना अपना समय, एनर्जी, सब कुछ लगा रहे हैं, तो वनों का महत्व क्या है? क्योंकि जो शहर में रहते हैं वो तो जानते हैं कि भाई
हमें तो शहर चाहिए, हमें तो अच्छी सड़कें चाहिए, हमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें वन से क्या मतलब, हमें फॉरेस्ट से क्या लेना देना है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका देसी चैनल जो है इसका हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा। थैंक यू और सर, आप थैंक यू सो लोग मच। इतने गंभीर गंभीर विषय को उठा रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है कि जब आग्रह किया अजय जी ने कि ऐसा विषय भी रखा जा रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता इंस्टाग्राम पे ऐसे विषय भी रखे जाएंगे। और मैं तो इंस्टाग्राम पे उतना सक्रिय भी नहीं था। अजय भाई ने कहा तो मैंने अपनी आईडी आज ही बनाई। सही बात है, और सही बात है। मतलब मुझे बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि आप जैसे लोग सबसे पहली बात तो इस विषयों की गंभीरता को समझ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। ये जो बकवाहा में हो रहा है, आप इसको समझ जाइए, ये केवल बकवाहा का विषय नहीं है। ये एक बकवाहा संपूर्ण भारत में बकवाहा की आधारशिला खड़ी करेगा। सही बात है। मैंने अपना जब वक्तव्य स्टार्ट किया था तो मैंने यही कहा था कि लोगों को लगेगा कि ये तो बक्सवा का है, हमारे शहर से क्या लेना देना है, मगर जो आज वहां हो रहा है कल वो आपके साथ आपके शहर में भी हो सकता है। और बक्सवाहा में हुआ क्यों? क्योंकि आज से पिछले भारत जब से स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले जो प्रकृति को प्रशस्त मान मिलनी थी, जिसमें सबसे पहले वन आते हैं, नदियां आती हैं, पर्वत आते हैं। मैं कह रहा हूं कि इनको नष्ट करके आप कौन सा विकास करेंगे? अभी जो बात बार बार खड़ी हो रही है कि हम वहां से डायमंड का एक्सट्रैक्शन करेंगे, हीरा निकालेंगे। अर्थात आप एक ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि आप हीरा को वनों से अधिक मूल्यवान मानते हैं। सही बात। देखिए ये कैसा नरेशन चल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये लोग हीरा को वनों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप कहिए इन लोगों से कि हीरा ये लोग खा ले। हाँ, ऑक्सीजन नहीं ले, हीरा ही ले ले। हाँ, हीरा खा लेना। हाँ हाँ। सबसे पहली बात, ये ब्रिटिश तंत्र की ही नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी कि हीरा का मूल्य वनों से अधिक बढ़ा दें। हाँ, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हीरा केवल एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। ये जो करेंसी की टर्म में हीरा वर्सेस पेड़, ये जो समाज में एस्टेब्लिश किया गया है कि हीरा बनाम पेड़, सबसे पहले तो हमको ये नैरेटिव दूर करना पड़ेगा। हीरा से अधिक महत्व पेड़ों का हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हीरा कम महत्व है, उसका अपना महत्व होगा, लेकिन ये जो तुलना गढ़ी जा रही है, तो जब ये नैरेटिव आप स्थापित कर देंगे तो ये पेड़ों के कटाई की बात ही नहीं। सही बात है। हमको हीरा चाहिए ही नहीं, हमारे लिए वो 1.5 लाख पेड़ महत्वपूर्ण है। 2 लाख से ज्यादा पेड़ हैं वहां पर, जो मैं अभी राइटअप पढ़ रहा था। मैं बिल्कुल मतलब हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार, जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। बाप रे बाप, हद है। बिल्कुल। तो मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, तो 2.5 लाख वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और कितना हीरा आप एक्सपेक्ट करेंगे? संभवतः अगर आप मुझे अपनी बातों को स्पष्टता से रखने की अनुमति देंगे तो मैं कुछ इसमें बात और जोड़ूंगा। जरूर जरूर जरूर। ऐसा भी हो सकता है कि कल को पेड़ों की कटाई हो जाए और वहां से हीरा के नाम पे कुछ भी ना मिले, कुछ ना निकले। एकदम हो सकता है, सही बात है। ये ऐसा तो भी हो सकता है। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है अभी, अनुमान लगाया जा रहा है, मगर पेड़ तो सच में दिख रहे हैं सामने। पेड़ तो सच में दिख रहा है, हीरा तो आपको दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। तो ये एक प्रपंच है, ये शासन तंत्र द्वारा रचा हुआ एक प्रपंच है, जिसके पीछे पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर लगा हुआ है एकदम। और ये आज से नहीं चल रहा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये भारत जब से स्वतंत्र हुआ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। मैं तो ये अर्थ क्या, हमारी तो सामान्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, हम लोग तो यही समझने लग गए कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो मुझे ये समझ में आया, स्वयं का शासन, स्वयं का तंत्र। तो ये तंत्र हमारा कहाँ हुआ जहाँ हमारी बिना अनुमति के हमारे वृक्ष काट दिए जा रहे हैं? सही बात है, सही चीज है। नदियों से बालू निकाल दी जा रही है, पर्वतों को काट के रोड बनाया जा रहा है। तो ये केवल बकवाहा का विषय नहीं है। बक्सवाहा ये आधारशिला खड़ी करेगा कि पूरे भारत में एक घास तक नहीं काटा जाएगा। सही सही, एकदम सही आपको 2 कंक्रीट खड़ी करना है कीजिए, लेकिन उसके बदले आप एक भी वृक्ष नहीं काटेंगे।
सही ये बात। आग्रहपूर्वक समाज के शासन के समक्ष रखना पड़ेगा। एकदम एकदम। मुझे लगता है अजय भाई की शायद डिस्कनेक्शन हो गया है, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। ये जो पेड़ काटे जाते हैं, ये जो पेड़ काटने की इनको हिम्मत मिलती है या इजाजत मिलती है, ये इनको कैसे ऑफिशियली मिल जाती है? मतलब मेरा सवाल, मेरे कुछ लोगों ने, मैंने पूछा था जब ये अपडेट किया था तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे, तो वो सवाल मैं यहाँ पर लोगों के ही पूछ रहा हूँ आपसे कि प्राकृतिक संसाधनों को काटने का अधिकार सरकार को किस संवैधानिक धारा के अंतर्गत मिला है? ये देखिए, हाँ, इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं। ऐसी कोई संवैधानिक धारा नहीं है। हमको हाँ। यही तो पूछना है सरकारों से हाँ। कि आप संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत काट रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई धारा ही नहीं है। हमारा संविधान इतना भी लचर नहीं है कि वो पेड़ों को काटने की अनुमति है। तो ये विशुद्ध रूप से एक असंवैधानिक कृत्य है। सही बात। आपको ये समझना पड़ेगा, जो लोग इन वृक्षों को काट रहे हैं, चाहे वो शासन में बैठे हुए लोग हो या प्रशासन में बैठे हुए लोग हो, वो दंड के भागी हैं। आप ये समझिए कि अगर छतरपुर जिला है ये बक्सवाहा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर बक्सवाहा के 2.5 लाख वृक्ष काटे जाएंगे तो बक्सवाहा का डीएम भी उतना ही जिम्मेदार है, दोषी है, हाँ, जितना कि शासन दोषी है। सही बात है। हम कह रहे हैं कि अगर एक मृत्यु हम कर देते हैं तो हमारे ऊपर 302 की धारा लगा दी जाती है। हाँ, ये बात भी, ये भी बहुत अगर अच्छा। हाँ, अगर हाँ, 2.5 लाख पेड़ कटेंगे तो इसकी वजह से कितने लोग मरेंगे, सही बात है, और उनकी हत्या का आक्षेप किसके ऊपर लगेगा? सही बात है, तो आप एकदम ये एकदम। समझिए, ये सब संविधान की ऐसी कोई धारा नहीं है। मेरे सामने तो संविधान को रखा गया और दिखाया गया संविधान की कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि पेड़ों को काटा जाएगा। आज तक जितने भी पेड़ काटे गए हैं स्वतंत्रता के पश्चात, सबके सब असंवैधानिक रूप से काटे गए। सही ये मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, एक घास तक भी काटा गया था असंवैधानिक रूप से। संजीव जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। अजय भाई का कनेक्शन फिर से आ गया है, तो अजय भाई से भी बात सवाल करेंगे। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था बाहर के, जो हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर देशों के हैं। एक एक पेड़ को इतना महत्व दिया जा रहा है कि अगर वो पेड़ उनको काटना पड़ रहा है, कोई कारण से हटाना पड़ रहा है, तो वो पेड़ को काट नहीं रहे हैं। ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पेड़ को साबुत वो जमीन से उठा रहे हैं और वापस उसको एक दूसरी जगह लगा रहे हैं, मगर वो पेड़ की जो काउंटिंग है वो उनका कम नहीं हो रहा है, और पेड़ को काट नहीं रहे हैं, जड़ से उखाड़ा और जड़ के संग में ही एक दूसरी जगह पे लगा दी। तो ये भी एक ऑप्शन है, इस विषय में भी सोच सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ को, पूरा पेड़ बनने में बहुत समय लगता है और हजारों लोगों को वो ऑक्सीजन देता है। पेड़ पौधे और कितने उसमें जानवर हैं, जो पक्षी हैं जो रहते हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे 302 की धारा होती है किसी को मारने पर, तो एक पेड़ को भी काटने पर भी ऐसी धारा बननी चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट, संजीव जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस सोच के लिए आपको। जी, आपने जो अभी बताया हमें, हाँ, कि ऐसा दूसरे देशों में चल रहा है कि साबुत पेड़ जो है उठा के दूसरे स्कूल पे लगा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ इस विषय का चिंतन ही नहीं था। अगर परंपरा का भी अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ तो पेड़ काटने की कभी बात हुई ही नहीं। हाँ, 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 आप जब पेड़ काट रहे हैं तो वहां पे केवल कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कंक्रीट का जंगल तैयार करके आपके साथ क्या हो रहा है। आप घर बना रहे हैं, हमारे यहाँ घरों की भी वैकल्पिक विधा थी, मिट्टी के घर में लोग रह लेते थे, आराम से रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और संजीव जी, उसका रेपरकेशन भी बहुत खराब होगा जब पेड़ काटे जाएंगे, तो मतलब वहां पर बारिश भी कम होगी, तो ये सारी बात बड़ा विषय है। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अनुराग जी, हाँ संजीव जी। जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा थोड़ा सा एक विषय के लिए। यहाँ पे देखिए मैटर किस जगह का है, ये चीज आप देखिए। हालांकि ये ऑक्सीजन का मामला है, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान या देश विदेश कहीं भी इसके बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस सबके लिए है। उसमें भी अगर आप और डीपली जाएंगे तो ये बेसिकली है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा।
हिंदुस्तान भर में आप कहीं भी पूछ लीजिए बुंदेलखंड में बारिश का क्या हाल है। सूखा ग्रसित क्षेत्र है बुंदेलखंड। 2 4 10 बूंद बारिश मुश्किल से होती है। ये पेड़ काट दिए जाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ के किसान तरस जाएंगे। पेड़ों की अहमियत ये सिर्फ देखिए, अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्या है, बायोडायवर्सिटी लॉस होगी उसमें। हालांकि जो संजीव जी ने बताया, रहने वाले जीव जंतु हो गए, वन्य जीव हो गए, वनस्पति जिंदगियां हो गई, वो सब नष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो तो सब लोग समझ रहे हैं। CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्रमोट करेगा, इनिशिएट करेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो अभी इस टाइम पे आप देख पा रहे हैं बुंदेलखंड में या यूपी में सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ही गर्मी बहुत हो ज्यादा जाती है। गर्मी, उसका कारण यही है। एक ग्लोबल पेड़ की वार्मिंग। काटने की, एक पेड़ की कीमत क्या है, एक पेड़ लगभग 302 लीटर ऑक्सीजन देता है पर डे। वाह। समझ रहे हैं आप। और तो एक दर्शकों मैं फिर से ये बात को दोहराना चाहूंगा, अजय जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि एक पेड़ एक दिन में 302 लीटर ऑक्सीजन देता है। कमाल की बात है। हाँ, अप्रॉक्स वो डिपेंड करता है पेड़ की कैपेसिटी क्या है। जैसे कोई पेड़ हाँ छोटा वो होगा, हाँ एक एवरेज, हाँ एक average। एवरेज अपने बता रहे हैं। हाँ हाँ जी जी। और आपको एक और डेटा बता दूं कि जो एक पेड़ लगाया हुआ है ना, उसकी 1 लाख वर्ग मीटर स्क्वायर के आसपास के एरिया का एटमॉस्फेयर फिल्टर करता है एक पेड़। ये मैं आपको एक पेड़ की कीमत कमाल बता है, रहा हूँ। कमाल है। समझ रहे हैं आप। और एक पेड़ और एक डेटा बता दूं, 20 टन CO2 एब्जॉर्ब करता है एक साल में। कमाल है। एक पेड़। गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल अजय जी आपसे यही था जो आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम ये जानना चाह रहे थे वहाँ की, क्योंकि आप वहीं से हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। जी देखिए अनुराग जी, पहले तो मुझे बहुत आसान लगा था इस विषय पे बात करना, इस मुद्दे को उठाना। मैंने सोचा एक मुहिम शुरुआत करनी है, और जिस प्रकार से, क्योंकि लोगों को भी समस्याएं हुई हैं, अपने साथ लोग जुड़ते जाएंगे क्योंकि सबको ही समस्याएं हो रही हैं। आप जितना सपोर्ट बाहर से देश दुनिया के लोगों से मिल रहा है, आप ग्राउंड रियलिटी, जब मैंने, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं उसी स्पॉट पे ही हूँ, अपने घर पे ही आया हुआ हूँ, होम टाउन पे, अपने लोगों से बात की, जो लोग एजुकेट हैं वो भी इस तरह से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जंगल कट रहे हैं तो कटने दो, उससे हमें क्या लेना देना, क्या लेना ये देना। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो ऑलरेडी अपने आप को पढ़े लिखे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो हमें आप समझ सकते हैं, उसको हमें आपको जागरूक करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर आपको एक बार रोकूंगा, और यहीं पर संजीव जी ने जो कहा था कि इंस्टाग्राम में भी ऐसी बातें उठाई जा सकती हैं, तो संजीव जी ये अजय जी की सोच थी और हम लोगों ने म्यूचुअली सोचा कि, और यही रीजन है इंस्टाग्राम में करने का, बिकॉज इंस्टाग्राम में अधिकतर यंगस्टर लोग ज्यादातर हैं। तो यंगस्टर्स जो है वो अपने देश की शक्ति है, और उनको अगर सही दिशा नहीं दिखाई जाएगी, और उनकी ये सोच होगी जो अजय जी ने कहा अभी कि पढ़े लिखे नौजवान लोग कह रहे हैं अरे कट रहा है तो कटने दो, हमें क्या है, तो ये हमें क्या है वाला एटीट्यूड चेंज करने के लिए ही इंस्टाग्राम में किया जा रहा है। हाँ अजय जी, सॉरी जी। नहीं कोई, अब देखिए सर, मुझे उनको समझाते में बिल्कुल जरा से भी हिचक नहीं लगी। मैंने कहा बेशक आपको क्या है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कल के दिन, तो आप 5,000 रुपए खर्च करके 10 लीटर ऑक्सीजन खरीद लेंगे। मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, अभी जो लोगों ने ऑक्सीजन क्राइसिस में सिलेंडर्स खरीदे हैं, 10 लीटर ऑक्सीजन की कीमत रही है 5,000 रुपया। और एक कोरोना पेशेंट 1 मिनट में लगभग 20 से 30 लीटर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है 1 मिनट में। अच्छा, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब उसका पर मिनट का खर्चा ही कम से कम 10-15 हजार रुपया है। ओहो, 1 मिनट सांस लेने का खर्चा है 10-15 हजार रुपया, जो प्रकृति से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अभी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और हमारे जैसे व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति पर मिनट लगभग 18 से 20 बार सांस लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से। समझ रहे हैं आप। तो ये डेटा उनको बेशक नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इतना तो कोई भी व्यक्ति समझेगा
जब वो जीव जंतु वनों के काट दिए जाएंगे तो कुछ तो बेशक मर जाएंगे, लेकिन जब उनका घर नष्ट हो जाएगा तो आपके घरों की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? वो शेर, चीते, सांप, बिच्छू हो गए, आपके घरों में घुसेंगे, आपके बच्चों को खेलते समय डिस्टर्ब करेंगे, समस्याएं नहीं होंगी क्या आपको? सही बात है। जो डायरेक्टली आप मेडिसिन ले रहे हैं फॉरेस्ट से, वो कहाँ से लाएंगे आप? अरे जब अभी समस्याएं कोरोना क्राइसिस से डेड बॉडीज जलाई जा रही थी, लकड़ियां कम पड़ गई, तो हीरो में जलाई थी आपने कि लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी आपको? बहुत 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 कटु सत्य है ये। बताइए, इस प्रकार से इतना कटु सत्य बोलने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में अब हालांकि जा रहा है। देखिए अनुराग जी, मैंने हमेशा ही अपने जीवन में कहा है कि पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो उतना ही समझदार भी। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, कुछ लोग होते हैं ना पढ़े लिखे गवाह, आई एम सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, मुझे नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन इतना मतलब नेगेटिविटी है लोगों के अंदर। आप बताइए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हीरे चाहिए। अब इस तरह के लोगों के पास आप जाएंगे बात करने के लिए, ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ। हम जैसे लाइव सेशंस करते हैं, या जो बाहर के लोग हैं, दिल्ली मुंबई, वहाँ के लोगों से बराबर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो आप ग्राउंड टू ग्राउंड जाएंगे ना, बहुत लोग इस तरीके से आपको मतलब ट्वीट करेंगे कि ये फालतू के काम है, ये आप लोगों को कुछ काम नहीं है, इसीलिए आपने मुद्दा बना दिया है और आपको शौक है घूमने फिरने का। इस तरीके की भी मेंटेलिटी है, बहुत ग्राउंड रियलिटी है। असल में क्या होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखते हैं, ये एक सच्चाई है एक्चुअली। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो, ये एक अच्छी बात है कि आप जैसे यंगस्टर्स लोग अगर इस विषय को उठा रहे हैं तो आई एम श्योर कि बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और मैं यहाँ दर्शकों को कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स प्लीज वॉच दिस ओपन माइंडेड, ये सोच के ना देखें कि ये अपनी बात बोल रहे हैं और हमको तो अपनी बात ही सही लगती है। ओपन माइंडेड होके बात को सुने, और अगर हमारे साथ में कोई जुड़ना चाहता है, जिन्हें लगता है कि हम लोगों ने ये गलत टॉपिक उठाया है, तो आप भी हमारे साथ अभी जुड़ सकते हैं या रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आपके कोई भी सवाल जवाब होंगे वो मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सवालों के आपको जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है सभी लोगों का। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है समझना भी कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये बात आपने बहुत सही कही है कि जब इस तरह की कुछ काम होता है इस तरह का, तो लोग यही बोलते हैं यार इनको कुछ काम नहीं है क्या, तभी ये सब काम लेके बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे आज के दिन कोई खाली नहीं, कोई वेला नहीं बैठा हुआ है, सबके अपने अपने काम है। कोई को शौक नहीं आया अपना काम का नुकसान करके अपने जेब से पैसे लगा करके इस टॉपिक पे डिस्कशन करें, या कुछ भी जो कर सकते हैं वो करें। तो मेरी एक अलग दूसरा क्वेश्चन अजय जी आपसे ये रहेगा कि अभी तक आपने इसके अवेयरनेस के लिए क्या किया है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? ये सवाल मेरा अजय जी से भी रहेगा और संजीव जी से भी मेरा यही सवाल रहेगा। जी जी, देखिए अनुराग जी, क्या होता है कि आप जिस फील्ड से होते हैं, आपको जिसमें महारत हासिल होती है, आप प्रयास करते हैं उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करने का। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आता हूं और मैंने सिनेमा को हमेशा उस आधार से, उस तरीके से देखा है कि बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जागरूक करने का, उनको शिक्षित करने का और उनको एक बेहतर जीवन जिंदगी देने के लिए प्रेरित करने का। तो उसी दिशा में मैंने आगे बढ़ती हुई इस टॉपिक पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है जिसका नाम है हीरा। मैंने शॉर्ट फिल्म का नाम ही रखा है हीरा। उसमें प्रॉपर तरीके से 5 मिनट के अंदर ही आपको हर एक चीज से समझ में आ जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज के बेस पे हालांकि थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर आती है, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि जिसके हौसले मजबूत होते हैं, जिसको कुछ करने की चाह होती है, जिसको तकलीफ होती है किसी के तकलीफ में होने से, तो उसको ये छोटी मोटी नेगेटिविटी से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सही बात है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और बिल्कुल इसी तरह से और लोग जुड़ेंगे। आज कल पहले आप अकेले थे, अब संजीव जी भी साथ में हैं, अब आपका देसी चैनल भी आपके साथ में है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अजय जी की वो पिक्चर मैंने देखी, शॉर्ट फिल्म हीरा, बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, हाँ वो बात बहुत अच्छे से पुटअप की है अजय जी ने, बहुत अच्छे और अनोखे ढंग से। और जो क्लाइमैक्स था, जो एंड था,
वो तो मूवी का सार था वो। अजय जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आपने उसमें। बहुत बहुत सारा शुक्रिया विषय राज स्पष्ट जी। हो गया। हाँ संजीव जी, मेरा सवाल आपसे भी सेम रहेगा, क्योंकि आप बिहार से हो, ये दूसरी जगह से हैं, तो वहां पर आपने अभी तक ऐसा क्या कुछ किया है कि लोगों को जागरूक हो इस विषय में, और लोगों का क्या इसमें रिस्पॉन्स रहा? मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ हाँ जी, और लगभग संपूर्ण भारत भ्रमण करने का मुझे मौका मिला। क्या बात है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सारा ही हमने भ्रमण किया। तो कभी बंगाल आए तो जरूर मिलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल हमारा जाना हुआ है, दार्जिलिंग हो गया, नक्सलबाड़ी हो गया, हाँ पूरा क्षेत्र हमने भ्रमण किया। चलिए। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि ये केवल बसवाहा का विषय नहीं है। जब भारत स्वतंत्र था अर्थात अंग्रेजों के अधीन था, अगर तब हमारे जंगल काटे गए तो समझ में आता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये केवल नदियों का विषय नहीं है, ये केवल पर्वतों का विषय नहीं है, केवल वृक्षों का विषय नहीं है, ये संपूर्ण प्रकृति का विषय है। सही बात है। विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ये कौन सा बहाना दे रहे हैं ये लोग? पहले ये समझिए, ये पेड़ काट के करेंगे क्या? पहले इनसे ये पूछिए, आप वहां क्या बनाएंगे? भद्दा सा, कुरूप सा एक कंक्रीट का जंगल तैयार कर देंगे जो दूर से देख आपकी आंखों को अच्छा भी वृक्ष भी लगता है। समस्या ये है, लोग सेल्फी भी वृक्ष के आगे ही लेना चाहते हैं। किसी से कहिए 4 मंजिला बिल्डिंग के आगे सेल्फी लेने के लिए, वो नहीं लेगा। क्या बात है, क्या बात सेल्फी वो तालाब, पोखर और नदियों के आगे ही लेगा। करेक्ट। लेकिन बहुत समस्या ये आ रही है कि विकास के हाँ समस्या ये आ रही है, सही बात है। हाँ सुन रहा हूँ, नेटवर्क समस्या ये आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ विकास के नाम पे सबसे पहले आहुति उन चीजों की चढ़ाई जा रही है जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। विकास के नाम पे आहुति चढ़ेगी पेड़ों की। आप बहुत और यहाँ पे केवल पेड़ों की बात नहीं है, विकास के नाम पे उसकी आहुति चढ़ रही है, तो अपना प्रचार नहीं कर सकता। बाप रे बाप। अगर विकास के नाम पे इन्हें मनुष्यों की हत्या करना हो और मनुष्य अपना प्रतिकार ना कर सके तो ये वो भी करेंगे। संजीव जी, आप एक से एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो सीधा दिल पर यहाँ पर आकर लग रही है, एकदम चोट सी लग रही है, और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो असत्य है। और मतलब बहुत दुख हो रहा है मुझे। और जो आपने बातें कही है कि सेल्फी भी लेना चाहते हैं तो पेड़ के सामने और इसके सामने, और उनको काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो अपनी खुद स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात आपने बोली, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, एक बात और मैं ऐड अप करना चाहूंगा। अभी के दौरान एक संभवतः आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ संजीव जी का शायद नेट थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे। अगर यही वृक्ष अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने लग जाए, स्वयं शस्त्र लेके खड़े हो जाए तो संभवतः हाँ संजीव जी का नेट थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहा है। जो ये बात कहना चाह रहे हैं बहुत तीखी बात है कि अगर ऐसा समझ लें अपने कि सभी वृक्ष अपनी लड़ाई खुद लड़ें अगर, तो देखिए क्या होगा हम लोगों के साथ जो इनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए, खाली ये बात को सोच कर देखिए वो दृश्य कैसा होगा कि सारे के सारे पेड़ आ गए हैं और हमको मारने काटने लग रहे हैं, तो कैसा होगा। बहुत ही ये मन को झंझोड़ने वाली बात आपने बोली है। अजय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन बेसिकली, इज देयर एनी सॉल्यूशन और एनी रिप्लेसमेंट टू इट? बिल्कुल मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन हालांकि वहां की सरकार ने दिया हुआ है सॉल्यूशन, मैं आपको बता दूंगा। फिर इसको डिकोड भी करेंगे किस हद तक पॉसिबल है। हाँ, वहां की सरकार का कहना है कि हम लोग ये विकास कार्य हेतु कर रहे हैं और 2,15,800 पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो हम लोग 10 लाख पेड़ नए भी लगाएंगे वहां। अच्छा जी, ये उनका सॉल्यूशन है।
ओके। देखिए यहाँ पे बात आ जाती है पॉलिटिक्स पे। मुझे अफसोस है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनपढ़ है कि उनको इतनी बेसिकली समझ नहीं है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम जंगल बनने में हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप अभी हजारों 10 लाख पेड़ लगा दीजिए, उसके 1000 साल बाद ये 2,15,875 पेड़ आप बेशक काट लेना, है ना। तो इसका कोई सॉल्यूशन बेसिकली है ही नहीं ना। हाँ ये तो हाँ कोई हाँ। सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम्म। तब तक तो विनाश हो जाएगा, लोग त्राहिमाम करेंगे, कुछ नहीं हाँ बचेगा हाँ तब हाँ। तक, हाँ जी। है ना। और डेवलपमेंट के नाम पे ये सब नहीं हो सकता। कैसे किया जा सकता है आप ये बताइए। अभी इंटरव्यू के दौरान आपने एक वाक्य इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात, आपका ऑब्जर्वेशन देखिए कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलरेडी, वहां पे हमने क्या देखा कि वो एक पेड़ की इतनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि उसको उखाड़ नहीं रहे हैं, उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के वासियों को एक चीज समझ लेने की आवश्यकता है। डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो विकसित हो चुके हैं, तब उनको ये अहमियत समझ में आई है। इसका मतलब उनको ये बुद्धि आ गई है, अकल आ गई है कि उन्होंने पेड़ की इज्जत तब नहीं की है जब वो विकासशील थे, हिंदुस्तान जैसी अवस्था में थे, तब उन्होंने पेड़ की रिस्पेक्ट नहीं की। इसीलिए आज उनको इतनी अहमियत समझ में आ रही है कि एक पेड़ को बचाना कितना जरूरी है। हिंदुस्तान 10-20 साल तक उसी स्थान पर पहुंच जाए, 10-20 साल बाद इतना विकसित होकर के उसको इस तरीके की आवश्यकताएं पड़ें, उससे पहले ही जरूरत है कि उन चीजों को समझो, जागरूक हो जाओ और सतर्क हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले बात हो रही थी मेरी, तो हमारे एक परिचित हैं जो न्यूजीलैंड गए थे, जी और न्यूजीलैंड गए थे तो गलती से उनके लगेज में केला रह गया था, बनाना, जो न्यूजीलैंड देश का नहीं था। वो अपने साथ में लेकर आए थे कि खाना है रास्ते में। जी उस एक केले के लिए एयरपोर्ट में उनको फाइन किया गया इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,000 रुपीज। इंडियन करेंसी अगर उनको कन्वर्ट करते तो 20,000 रुपए फाइन दिया वहां पर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दूसरे देश का केला ले आया था। मतलब न्यूजीलैंड इतनी इंपॉर्टेंस देता है एनवायरनमेंट को कि आप जो केला लेकर आए हो, वो केला हमारे देश का नहीं है तो वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज हुआ है, वो आकर हमारे देश में कोई दूसरा पेड़ उगा देगा तो हमारे देश का एनवायरनमेंट कितना खराब हो जाएगा, उसलिए उसको किया गया। और सेम हुआ था हरभजन सिंह के साथ में भी। उनके जूते में गलती से कचरा रह गया था जब वो न्यूजीलैंड पहुंचे थे, और जब चेकिंग हुई उनकी तो उनके जूते पर कचरा पाया गया तो उनको भी फाइन देना पड़ा। जी जी और उसी ट्रिप में हमारे एक दोस्त थे जो अपने साथ में, जैसे अपने बाहर निकलते हैं तो भाई कुछ अपने खाने का सामान लेकर चलते हैं जो ज़्यादा दिन तक चले, तो वो प्याज का अचार लेकर गए थे अपने साथ में, क्योंकि प्याज का अचार ज़्यादा दिन तक चलता है। तो उस प्याज के अचार को लगभग आधे घंटे से पौन घंटे तक टेस्ट किया गया एयरपोर्ट में, और अलग अलग चेक करने वाले लोग आ रहे थे। ये देख रहे थे कि ये अचार है ना, ये किसी तरह से वापस से उग तो नहीं सकता है, अगर ये कहीं जमीन पे गिर गया उसका पेड़ तो नहीं हो जाएगा। इतनी चेकिंग हुई थी न्यूजीलैंड में। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति इस तरह से काम कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन्वायरमेंट को। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पर मैं संजीव जी की बात बोलूंगा, जिस देश में इसको पूजा जाता है, पेड़ को काटने की अपनी प्रथा ही नहीं है, अपनी संस्कृति ही नहीं है, जहां पर इस पेड़ को काटा जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। संजीव जी, मेरा अगला सवाल और बेसिकली आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या ये केवल एक बक्सवा का विषय है या पूरे भारत में बक्सवा की आधारशिला खड़ी करने की एक योजना बन रही है? जबकि हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है, मगर फिर भी एक क्लोज नोट जो है मैं इस पे चाहूंगा आपसे। पहले मैं अजय जी की बातों को मजबूत करते हुए, जो अजय जी ने कहा कि 2.5 लाख की जगह पे 10 लाख लगेंगे, ये कितनी बड़ी लीपापोती है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं बार बार वहीं जाऊंगा, 47 में जाऊंगा जब भारत स्वतंत्र हुआ। आप इसकी गणना कीजिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में कितनी परसेंट सीमेंटाइज थी, आज कितनी परसेंट भूमि सीमेंटाइज। हाँ,
दिल्ली जैसी राजधानी में जब आप आते हैं तो आपको पता चलेगा 95% से अधिक लैंड के ऊपर सीमेंट की चादर बिछा दी गई है, सही है। जिसपे पेड़ों का लगना असंभव है। सामान्य जनमानस जो है, जो पेड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी ये जानता है कि सीमेंट के ऊपर पेड़ नहीं लगाए जाते। नहीं लगाया जा सकता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि सीमेंट का क्षेत्रफल तो आप बढ़ा रहे हैं। आप जब 2.5 लाख पेड़ काटेंगे तो संभावित सी बात है कि वहां पे आप कंक्रीट का जंगल ही तैयार करेंगे, और वहां पे वो 2.5 लाख पेड़ उगने की फिर से पुनः कोई संभावना नहीं है। आप जो 10 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं, आप वो 10 लाख पेड़ उतने क्षेत्रफल में लगाएंगे जितने क्षेत्रफल में मुश्किल से मुश्किल 1 लाख पेड़ों का स्थान। पेड़ों की एक स्पेसिंग होती है, उसको एक पर्याप्त स्पेस चाहिए, जगह आप चाहिए। बहुत सही ज्यादा बात। उसको घना नहीं कर सकते। संभवतः आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, आप प्राकृतिक तरीके से ईश्वर जिन पेड़ों को उगा रहे हैं, आप कृत्रिम तरीके से अगर पेड़ों को उगाएंगे तो वो प्रभाव नहीं होगा प्राकृतिक तरीके से। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी इसके लिए मैं कुछ अपने तथ्यों को जोड़ूंगा। हरियाणा जब आप आएंगे तो हरियाणा में पारंपरिक पेड़ों को काट के यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए। गुजरात में पारंपरिक पेड़ों को काट के बबूल के पेड़ लगाए गए। अंतोगत्वा हुआ क्या कि हरियाणा और गुजरात में भूजल स्तर 200 फीट नीचे चला गया। फिर हमारा यही समाज जो है जल खरीदने के लिए विवश हो गया। तो एक तरफ कॉर्पोरेट लगा हुआ कि आप सारी चीजें हमसे खरीदिए। हमारे गांव के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम पानी खरीद के पिएंगे। अभी तो अजय जी बता ही रहे कि वायु खरीदने की नौबत आ गई है। तो ये केवल वायु और जल की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से एक एजेंडा है कि भारत के जनमानस को बाजार के अधीन कर दिया जाए। हम कुछ भी प्रकृति द्वारा प्राप्त ना कर सकें, तो हमसे परचेज कीजिए। सही बात है। पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है। हाँ, ये कंप्यूटर बेचने की तैयारी है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उसके पीछे सरकारें हैं, सरकारों ने मोटा माल खा रखा है। संजीव जी, मुझे आपको पता नहीं मन से इच्छा हो रही है कि मैं आपको हाथ जोड़कर कहूं कि आपकी जो सोच है, आप ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं जो सीधा तीर की तरह दिल में घुस रही है, चुभ रही है। ये स्पष्ट है विषय। मैंने आपको बता दिया कि 150 फीट नीचे गुजरात तक पानी जा चुका है। वो केवल बबूल के पेड़ जो इंदिरा गांधी ने लगाए थे 1975 के समय, कुछ वजह से हुआ। अभी जो यूकलिप्टस के पेड़ लगे, ये पिछले 30 वर्षों से हरियाणा में 200 फीट नीचे जा चुका है। तो ये लोग क्या करेंगे? 2.5 लाख पेड़ जो काटेंगे और उसकी जगह पे 10 लाख की जो लिपापोती होगी, उसमें वो कौन से पेड़ लगेंगे? पहले ये तो पूछा जाए। हाँ, एक पूरे नेचुरल स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है। दूसरी बात, एक मैं और अपने दर्शकों को और आपको एक बहुत गंभीर विषय बताऊंगा, जिसको आप अगर हो सके तो नोट कर लें। संजीव जी, यहाँ पर मैं आपकी बात को और स्ट्रेंथ देता हूँ। आपने अजय जी की बात को स्ट्रेंथ दिया, मैं आपकी बात को स्ट्रेंथ देता हूँ। जो फिर आप दूसरी जो बात बोल रहे हैं वो बोलिएगा। जो आप बोल रहे हैं कि ये पेड़ काटकर वो लगाया गया, वो पेड़ काटकर ये पेड़ लगाया गया, तो प्रकृति एक इतनी बड़ी साइंस है कि वो हमें नहीं पता, मगर जहां पर जिस चीज का अभाव रहता है उसे प्रकृति पूरा करती है। मैं एक एग्जांपल लूंगा। राजस्थान में पानी का सबसे ज्यादा किल्लत रहती है। पानी का वहां पे शुरू से तकलीफ है, क्योंकि रेगिस्तान है, बालू है, तो वहां पानी नहीं होता है और बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए वहां पर देखिए जो पौधे उगते हैं वो कैक्टस जैसे उगते हैं, और वहीं पर एलोवेरा भी उगता है। एलोवेरा जो है वो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे से उगता है एलोवेरा। और एलोवेरा एक ऐसा फल है, एक ऐसा फूल है इनफैक्ट, जिसमें एक ऐसा पौधा है जिसमें मतलब विटामिन सी छोड़ के सब तरह के विटामिन पाए जाते हैं। और एलोवेरा को जब अपने अंदर से छीलते हैं तो वो जो अंदर जो उसका जेल निकलता है वो पानी ही जैसा होता है। तो प्रकृति पानी को बैलेंस करती है एलोवेरा से। हम लद्दाख में अगर जाएं तो लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पर जो बेरीज उगते हैं, हिमालयन बेरी जिसे बक जो फ्रूट बोला जाता है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑक्सीजन रिच फूड होता है। तो प्रकृति हर समय बैलेंस करती आई है। जहां पर जिस जगह पे जिस चीज का अभाव है वहां पर उस तरह का स्वभाव दे देती है, और हम उस स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्वभाव जब हम बदलेंगे, जो आपने कहा कि जमीन का स्तर नीचे गिर रहा है, अब पानी कम पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें होंगी क्योंकि हम लोगों ने इन्वायरमेंट के साथ खेल लिया। इन्वायरमेंट जो नेचुरल है उसको भी नेचुरल नहीं रहने दिया। संजीव जी आप वो एक बात मैं अपनी पूरी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, दूसरी बात, जो डायमंड एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, जो हीरा निकालने की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ डायमंड भी एक वैसे ही रिसोर्स है जैसे हमारे यहाँ लोहा है, एल्यूमिनियम है और बाकी चीजें, जितना हमको समझ में आया विज्ञान पढ़ के। आप ये समझिए कि ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना को बनाए रखने के लिए उसके भीतर रहना ही आवश्यक है, जरूरी है। अरे बाप रे बाप, झारखंड के झरिया जिले से जो कार बनाने के नाम पे जो इन लोगों ने लोहा निकाला, उसकी वजह से भूकंप की आधारशिला खड़ी हो गई। एकदम सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीरा निकालने की क्या पता पृथ्वी चाहती है कि हीरा यही रहे, वहीं रहे। तो ये हीरा का बहाना आप मत कीजिए, ये बहाना नहीं। और उसकी आप ये कहिए कि हमको सीमेंट की चादर बिछानी है, हमको आपको वायु बेचना है, जल बेचना, हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो यार, अब तो गुलामी 47 में एक छत में गुलामी हमको मिली, हम उसको ढोएंगे। तो ये विषय है। अजय जी कुछ कह रहे थे जी। और संजीव जी, उसकी क्या गारंटी है कि वहाँ हीरा निकलेगा ही निकलेगा? वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया जी। और अगर वहाँ पे नहीं निकला तो क्या ये वापस से वहाँ पे 2,15,875 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स या पौधे वहाँ लगा पाएंगे? ये कॉर्पोरेट हमेशा ही एक षड्यंत्र रहता है। बिल्कुल। ये क्या वापस से वहाँ जीव जंतु ला पाएंगे वो, जब तक तो वो खत्म हो चुके होंगे? कोई गारंटी नहीं है। ये मैं सब यहाँ एक पर फिर संजीव जी, मैं आपकी सोच को फिर एक बार दाद देना चाहूंगा। ये जो आपने बात पुटअप की है अभी कि हीरा जो है या जो लोहा है या जो भी जो धरती के अंदर पाया जाता है, वो इसलिए नहीं पाया जाता है कि हम उसको मनुष्य निकाल के उसको अपने स्वयं इस्तेमाल के लिए ले लें। पृथ्वी के 100 टुकड़े करने में आपको जा क्या रहा है? करिए फिर। इसीलिए भूकंप आ रहा है, इसीलिए आंधी तूफान सब आम्फन वगैरह सब उसी की देन है। सही बात है एकदम। आप सबसे पहले ये जो प्राकृतिक आपदा शब्द जो गढ़ा गया, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये अप्राकृतिक आपदाएं। वाह, ये जो नाम गढ़ा गया है प्राकृतिक आपदा, केवल इसके नाम पे अकाउंटेबिलिटी ना हो और जितना फंड हो उस फंड की लूट हो, बस। क्योंकि आपदा के नाम पे फंड की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लूट है, जो कि अब इसमें तो मैं समाज को ही दोषी मानता हूँ कि समाज में विषयों को लेकर संगठित नहीं है। और आग्रह पूर्वक अपनी बातों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने लोग जुड़े हैं। काफ़ी लोग जुड़ गए थे, मेरा ध्यान नहीं गया, और मैं सबको एक एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर आई एम महेंद्र चौधरी, थैंक यू। एंड मैं सब तो नाम मुझे सही से दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ पर, मगर काफ़ी लोग जुड़ गए यहाँ पर। बहुत लोग जुड़े हैं। कुछ लोगों ने प्रिंस डागा, कोठारी 3265, सिमरन, शुभोजीत सरकार, आशका जायसवाल और जय शर्मा और कोठारी और दिव्या उपाध्याय, किशन शर्मा, अंकित सक्सेना, खुशी मालानी, नीतू 6769, रितिका मुंद्रा, प्रियंका पैगी प्रधान, मनोराज सिन्हा, नीरज राजपूत, चित्रकेतु उपाध्याय, काफ़ी लोग जुड़े हैं। अजय जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग जुड़े हैं उनको एक बार आप भी धन्यवाद कर दें, और संजीव जी आप भी धन्यवाद कर दें। हम बातचीत में इतने मशगूल रह गए कि पता ही नहीं चला इतने लोग जुड़ रहे हैं। जी। सभी दर्शकों का धन्यवाद। हाँ, पहले तो दर्शकों से क्षमा, उनकी ओर ध्यान नहीं गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की ओर ध्यान नहीं गया है। आप लोगों का जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा था, वही उसी से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये चीज इंस्टाग्राम पे रखी हुई है। एकदम। क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट अभी कुछ दिनों से, इस तरीके से मैं आपको अनुराग जी बता दूं, इतने लोगों का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि आप इस चीज में आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। उनको प्रॉपर तरीके से जो जो चीजें गाइड की जा रही है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को अवेयर करिए, जागरूक करिए, तो वो प्रॉपर टीम काम कर रही है। और इसके लिए देखिए, ऐसा भी नहीं है कि किसी को कोई सैलरी दी जा रही है, लेकिन बात वही है ना कि लोग अब अपनी जरूरतों को, अपनी अहमियत समझ रहे हैं उन चीजों की, तो वो स्वयं ही हो। मैक्सिमम मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात को जान के कि मेरे दिमाग में अक्सर ये चीज आती थी कि आजकल का यूथ इंडिया जो है वो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम इसके ऊपर जा रहा है। लेकिन दूसरा हिस्सा ये भी देखने वाला है कि मैक्सिमम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उसमें लगभग 80% यूथ है, 80% यूथ है। ये बात भी है। और यही लोग चेंज लाएंगे। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और उन्हीं को जोड़ने के लिए तो ये किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीजें, हालांकि देखिए पॉलिटिक्स ही है सब कुछ। आपने बताया अभी न्यूजीलैंड का, या हमने देश विदेश की बात की, वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स तो हैं जो इतने अवेयर है एनवायरनमेंट के प्रति। हमारे यहाँ पे क्या है, जंगलों को ऐसे परमिशन नहीं दी जाती है, पहले उसके लिए आपको पिटीशन फाइल करना पड़ता है, फिर जो वातावरण मंत्रालय उनसे साइन लेनी पड़ती है। तो बहुत ही समझदारी, बहुत ही होशियारी के साथ, चालाकी के साथ किया गया है कि उन लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को ही उस सेक्टर में बैठा दिया गया है। मुझे पूरा यकीन है अगर वो 10 पेज की भी होगी पिटीशन तो 2 पेज भी नहीं पड़े होंगे, प्रॉपर तरीके से तुरंत साइन कर दिया। समझ रहे हैं आप? और उसके लिए आप भी 5 साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उसी जंगल में जीव जंतु हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि वहां पे कोई जीव जंतु नहीं है। ओके। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि लोगों को कितना बेवकूफ समझा जा रहा है, क्या उनको ये समझ में नहीं आएगा कि 2 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधे, इस तरीके का जंगल, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं होगा, जंगली जीव जंतु वहां होगा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो जो प्रॉपर ये 2001 से शुरुआत हुई थी, रियो टिंटो नाम की कंपनी आई हुई थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। वहां से कमलनाथ सरकार से बातचीत चलती चलती वहां से उन लोगों में कुछ इश्यू हुआ था, वो उनका बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर से लोगों को अप्रोच किया, कॉर्पोरेट्स को, कि आप यहाँ आए। अडानी और ये आदित्य बिरला ग्रुप वालों ने बोली लगाई, 55,000 करोड़ की बोली लगाई है आदित्य वालों ने, ग्रुप वालों ने। उसके बाद वो जमीन 50 साल के लिए लीस्ट पे मिल गई उन लोगों को। अच्छा। उसके बाद उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। उसमें देखिए फायदा किसका है, 20 to 30% अप्रोक्स डेटा आपको बता, 30% रॉयल्टी मिलेगी गवर्नमेंट को, और बाकी के मिलेगा सब कंपनी वालों को फायदा, और नुकसान मिलेगा सब हिंदुस्तान की जनता को, बुंदेलखंड के लोगों को। तो ये है, इस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, इस तरीके से सौदा किया जा रहा है, सांसों का सौदा। उनको पेड़ नहीं कहा जाना चाहिए, अब हम लोग उनको पेड़ नहीं कह सकते, पेड़ नहीं है वो, ब्रेथ है, सांस है, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों की सांसें हैं वो। खत्म करना चाह रहे हैं तो बेशक कर दीजिए, डेवलपमेंट इस आधार पे नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट करेंगे किसके लिए आप, जब जीव ही नहीं बचेंगे, हम और आप लोग बचेंगे ही नहीं, तो वहां पे आप सड़कें, फैक्ट्रियां बना के क्या करेंगे, क्या करेंगे? हालांकि ये बहुत वाइड टॉपिक है। अब देखिए, ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है साइंस के हिसाब से। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, ऊपर से आने वाले इंफ्रारेड रेस हो गई, यूवी रेस हो गई, आ जा रही है डायरेक्टली। अगर अपने स्किन पे भी पड़ती है यूवी रेस तो आपको स्किन कैंसर होने के कितने ज्यादा चांसेस है। प्रेग्नेंट लेडीज है, उनके लिए कितने ज्यादा हार्मफुल है। साइंस, पूरी साइंस इसके पीछे, लेकिन अब क्या है कि हर एक व्यक्ति को वो चीज नहीं समझाई जा सकती। नहीं, ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से जैसी पहल आपने की है, जैसी पहल संजीव जी कर रहे हैं बिहार से, और आप वहाँ से कर रहे हैं बुंदेलखंड से, और थोड़ा जो हमसे बन पा रहा है, हम जैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर में भी राइटअप्स आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है वो अच्छी जाएगी। और इस तरह की कोशिश
जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ताकि तो अनुराग जी, आज एक जन जुड़ा है, कल 10 जन जुड़ेंगे। और ये कहा जाता है ना कि हम तो चले थे जाने में मंजिल पर अकेले ही, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल तो माशाअल्लाह इसी तरह से लोग जुड़ेंगे। और यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगा। आप एक क्लोजिंग अपना सेंटेंस दे दें अजय जी, और एक क्लोजिंग सेंटेंस संजीव जी से, जी जी जी, क्योंकि ये इंस्टाग्राम में टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो ये हाँ, ऑफ हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ जी जी, हाँ। उसके पहले देखिए हम लोगों को क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें। ये अब हालांकि नेशनल इशू बन चुका है, इंटरनेशनल इशू भी बनेगा। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज वालों ने इसको कवर किया है, पुण्य पर्सन वाजपेयी ने प्रॉपर प्राइम टाइम में इसको रिपोर्ट किया है। और मोर ओवर 50 से ज्यादा संगठन वहां पे ऑलरेडी ऑन द स्पॉट पहुंच गए हैं बक्सवाहा में। उन लोगों का कहना है कि अगर इस प्रकार से कोई भी मुहिम बढ़ाई जाती है तो हम लोग चिपको आंदोलन पुनः दोहराएंगे। चिपको मूवमेंट में बता दूं लोगों को, जिनको पता नहीं है या ध्यान नहीं है, याद नहीं रहा है, ये बहुत पहले पुराना एक मूवमेंट है जहां पर लोग पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे। ये चिपको मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था उस समय भी। और अजय जी ने आज सही कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर चिपको मूवमेंट शुरू करेंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इस तरह से मीडिया कवरेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप भी इस वीडियो को शेयर करें जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। संजीव जी क्लोजिंग अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनसे हमको भावनात्मक रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। हाँ, उनमें मैं को देखना है कि मेरी हत्या हो रही है, अगर किसी हत्या हो रही है अर्थात मेरी हत्या हो रही है, अब अपनी लड़ाई में स्वयं लड़ूंगा। जब तक हम ये नहीं समझ यहाँ हो क्या रहा है कि वृक्ष काटे जा रहे हैं, मेरा क्या गया, तो उनको सीधा स्पष्ट करवा दीजिए कि भैया भारत को हम वृक्ष विहीन करने जा रहे हैं, अब तुम जी लो, खा लो सीमेंट, हाँ, और खा लो कंक्रीट का। तो ये भावनात्मक रूप से समाज को जुड़ने की आवश्यकता है। समाधान स्वतः ही निकल जरूर जुड़ेंगे। जिस तरह से लड़ाई केवल सोशल मीडिया तक नहीं होगी, संभव होगा तो हम ग्राउंड में उतरेंगे और ये बहुत बड़ी क्रांति के रूप में स्थापित। एकदम और क्रांति के रूप में हो रही है साबित। जैसे अभी और लोग जुड़ गए हैं, कोमल अग्रवाल जुड़ी हैं अभी, और विशाल सिंह अभी वापस जुड़े हैं, और इसी तरह से अभी भी लोग जुड़ते जा रहे हैं इसमें भी, और आपके साथ भी लोग जुड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और आपका देसी चैनल आपके साथ रहेगा जब भी आपको जरूरत पड़े। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका देसी चैनल का, संजीव जी का। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि आप लोग ऑन द ग्राउंड उतरे, इन चीजों को और लोगों को जागरूक करें। अंत में मैं अपनी 2 लाइन और कह दूं कि हीरा नहीं हरा चुनिए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। आज मैंने शर्ट भी इसीलिए हरा पहना है क्योंकि हरियाली कम हो रही है। जी अनुराग जी, मैं कुछ कहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और लिखा हो दोनों तरफ हरा, लिखा हो दोनों तरफ अजय, लिखा हो दोनों तरफ विजय, लिखा हो दोनों तरफ हरियाली, लिखा हो दोनों तरफ हरा सिक्का वही उछाला जाए, ताकि जो भी गिरे हरे की ही जीत हो। हरे की जीत हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं माँ भवानी को प्रणाम करूंगा और सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद माँ भवानी का, आप सभी लोगों का। आप सब जुड़िए, थैंक यू। मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप जुड़ते रहेंगे और इस माध्यम को और फैलाएंगे ताकि हम लोगों को और भी शक्ति प्राप्त हो। जरूर जरूर, थैंक यू। मैं फिर से एक बार पुनः सभी दर्शकों का, सारे व्यूवर्स का थैंक्स करना चाहूँगा जो लोग आज इस सेंसिटिव इशू पर आप लोगों ने सुना। अपनी बात ज़रूर अपनी बात रखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि इस तरह की मुहिम को चलाकर जारी रखना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है, हीरा ज़रूरी है या हरा ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कि आपको पेड़ ज़रूरी हैं या आपको क्या लगता है कि अच्छे अच्छे आभूषण ज़रूरी हैं? इसमें आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स को देखते रहिए। यही इस तरह के टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे आपका देसी चैनल, जो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। और संजीव जी फिर से एक बार आपका पुनः धन्यवाद। अजय जी फिर से आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।